अंग्रेज कौन थे भारतीय समाज के असली लुटेरे? इन्होंने सबसे ज्यादा लूटा भारतीय समाज को। आज हम भारत के आर्थिक इतिहास की एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो मुगल शासन व्यवस्था और ब्रिटिश शासन व्यवस्था के प्रभाव को उजागर करती है। इस वीडियो में हम जितनी भी चर्चा करेंगे वह ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित होगी और हम भारतीय अर्थव्यवस्था को आंकड़ों के आधार पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किसके समय काल में भारतीय समाज को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। हम यह समझेंगे कि मुगल जो भारत के ही शासक थे, जिन्होंने भारत की जीडीपी को अपने चरम पर पहुंचाया, लेकिन उन्हीं की नीतियों ने इसे कमजोर कर दिया। वह सब कुछ कैसे हुआ वह हम समझेंगे। वहीं दूसरी ओर जो ब्रिटिश थे वह विदेशी लुटेरे थे, जिन्होंने मुगलों की नीतियों की जो कमजोरी है उसका लाभ उठाया और भारतीय समाज को खूब लूटा। आज की चर्चा में हम भारत में सड़कों के विकास की, नहरों के विकास की, व्यक्तिगत खर्चों की, जनता की स्थिति की और ओवरऑल जो भारतीय आर्थिक व्यवस्था थी उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे इस चर्चा में हम सभी ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग करेंगे और उन्हीं के आधार पर अपना एनालिसिस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 ईस्वी में हुई, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प पर आधारित थी। प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार अंगुस मैडिसन अपनी किताब कंटर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी में यह अनुमान लगाते हैं 1500 ईस्वी में, यानी मुगलों के आने से ठीक पहले भारत की जीडीपी विश्व की जीडीपी का लगभग 24.4% थी। यह समृद्धि दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और जो अन्य क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनके योगदान से बनी हुई थी। भारत कपास, मसाले और रेशम जैसे उत्पादों के व्यापार में एक अग्रणी देश था। भारत की जनसंख्या भी विश्व की जनसंख्या की लगभग 1/4 थी, यानी मुगल में आए भारत पहले से ही एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी और उसकी जीडीपी विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखती थी। तो जब मुगल भारत में आए तो भारत की जीडीपी लगभग 1/4 थी विश्व जीडीपी की। लेकिन जब मुगल भारत से गए, यानी जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, तो उस समय भारत की जीडीपी इतनी थी। मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत 1857 में माना जाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफर को हटा दिया और भारत का सीधा शासन प्रारंभ कर दिया। उस समय तक मुगल शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी और उनकी सत्ता केवल दिल्ली तक ही सीमित थी। अंगुस मैडिसन बताते हैं कि 1820 के आसपास, यानी मुगल शासन के अंत के लगभग करीब, भारत की जीडीपी विश्व की जीडीपी का 16% थी। यानी भारत की जीडीपी कम हो गई जब मुगलों ने शासन व्यवस्था स्थापित की थी। उस समय से यह 1700 के 24.4% से काफी कम था। ब्रॉडबेरी और विष्णुप्रिया गुप्ता के शोध इंडिया एंड द ग्रेट डाइवर्जेंस के अनुसार 1600 से 1871 तक भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी में लगातार गिरावट आई। 1871 तक यह ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी का 15% से भी कम रह गई। यानी 1700 में जो भारत की जीडीपी 24.4% थी, वही जीडीपी 1820 में 16% रह गई। यानी भारत की जीडीपी बहुत तेजी के साथ गिर गई। भारत की जीडीपी ग्रोथ का रेट भी लगातार कमजोर होता रहा और यह गिरते गिरते एक बहुत ही कमजोर अवस्था में हमको दिखने लगता है। अब हम देखते हैं कि मुगल काल में किस तरह से जीडीपी में उतार चढ़ाव होता है। जब मुगल काल की शुरुआत होती है, यानी 1526 में, उस समय बाबर और हुमायूं के समय तक मुगल शासन स्थापित हो रहा था। इन दोनों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। 1600 में अकबर के शासनकाल के दौरान ही जीडीपी में वृद्धि हुई और यह विश्व जीडीपी की 22.7% हो गई। जीडीपी का चरम हमको औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दिखता है। इस समय भारत की जीडीपी विश्व जीडीपी की 24.4% हो गई थी। यह उस समय की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो कृषि, जिसमें जब्ती प्रणाली, व्यापार, जिसमें बंगाल का निर्यात, और उद्योग, जिसमें कपड़ा, इन सब पर आधारित थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद
7 ईस्वी के बाद मुगल शासन कमजोर हुआ। मराठों, सिखों, ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय से आर्थिक शक्ति छितर गई। 1820 तक भारत की जीडीपी का हिस्सा 16% ही रह गया। हम यहाँ जीडीपी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर किसी देश को आर्थिक महाशक्ति बनना है तो उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार निवेश करना होगा। पुराने समय में सड़कें और जल निकासी प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण थी और आज भी सड़कें, रेलवे और डिजिटल कनेक्टिविटी आर्थिक विकास की कुंजी है। अगर हम इतिहास में झांके तो पाएंगे कि हर विकसित सभ्यता ने अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। सिंधु घाटी सभ्यता में भी उन्नत जल निकास प्रणाली थी जो यह दिखाती है कि लोग स्वच्छता और जल प्रबंधन को कितना महत्व देते थे। मौर्य और गुप्त काल में भी व्यापार और यातायात को सुगम बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी बुनियादी ढांचे के विकास को आर्थिक समृद्धि के लिए अनिवार्य बताया गया है। रोम साम्राज्य की सड़कें इतनी मजबूत थी कि आज भी कुछ हिस्से देखे जा सकते हैं। यानी आज भी यही सिद्धांत लागू होता है कि किसी देश की प्रगति उसकी सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क पर आधारित थी। तो हम जो जीडीपी की चर्चा कर रहे हैं उसमें अब हम यह समझना चाह रहे हैं कि जो मुगल साम्राज्य है उसने किस तरह से इन व्यवस्थाओं का विकास किया और हम एक कंपैरिजन भी देखेंगे कि इन व्यवस्थाओं का विकास दक्षिण भारत के क्षेत्र में किस तरह से हुआ। हम देखते हैं कि जो मुगल काल है उसमें कई सारी सड़कें बनाई गई। जैसे आगरा से लाहौर मार्ग, अकबर ने इस मार्ग को विकसित किया। यह मार्ग लगभग 500 से 600 किलोमीटर लंबा था। इसमें कोस मीनार बनाए गए थे, यानी हर कोस पर 3 किलोमीटर पर खंभे बनाए गए थे जो यह बताते थे कि 3 किलोमीटर की दूरी पूरी हो चुकी है। दूसरा दिल्ली कश्मीर मार्ग, जिसको मुगल रोड के नाम से भी जानते हैं, यह जहांगीर के समय में बनवाया गया और यह लगभग 300 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अलावा दिल्ली आगरा मार्ग जो लगभग 200 किलोमीटर का था और अकबर और शाहजहां ने अपने समय काल में इसको मजबूत करवाया था। बंगाल सूबा मार्ग, यह ढाका से दिल्ली तक छोटे छोटे मार्ग थे जिनकी कुल लंबाई लगभग 800 से 1000 किलोमीटर थी। यानी मुगल साम्राज्य ने मुख्यतः 8 से 10 प्रमुख सड़कें बनवाई। इनकी कुल लंबाई लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर हमको मिलती है, लेकिन इनकी सड़कें ज्यादातर पक्की थी और बहुत बड़े क्षेत्रों को कनेक्ट करती थी। वहीं जब हम दक्षिण भारत में देखते हैं तो वहाँ पर भी हमको कुछ प्रमुख सड़कें दिखती हैं, जैसे हम्पी मंगलोर मार्ग, जिसको विजयनगर साम्राज्य ने बनवाया था। यह लगभग 300 से 400 किलोमीटर लंबा था। दूसरा मदुरै रामेश्वरम मार्ग, जिनको नायकों ने बनवाया था, लगभग 100 से 150 किलोमीटर यह लंबा था। तीसरा पुणे तंजावुर मार्ग, जिनको मराठों ने बनवाया था, यह लगभग 800 से 1000 किलोमीटर लंबा था। कावेरी डेल्टा मार्ग, जिसको तंजावुर के स्थानीय नायकों ने बनवाया था और यह भी लगभग 200 से 300 किलोमीटर लंबा था। यानी कुल मिलाकर जो दक्षिण भारत के शासक हैं उन्होंने 5 से 10 प्रमुख मार्ग बनवाए जिनकी कुल लंबाई लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर हमको दिखती है। लेकिन दक्षिण भारत की सड़कें ज्यादातर कच्ची हैं और स्थानीय स्तर पर ही इनका विकास किया गया था। वहीं उत्तर भारत की सड़कें ज्यादा पक्की हैं, यानी मुगल साम्राज्य के दौरान उत्तर भारत की सड़कें ज्यादा पक्की बनवाई गई और वह बड़े क्षेत्रों को कनेक्ट करती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य ने ज्यादा सड़कों का विकास किया है। दूसरे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। कृषि आधार थी अर्थव्यवस्था का और कृषि के विकास के लिए नहरों का विकास बहुत जरूरी था। मुगल साम्राज्य ने सिंचाई के लिए कई नहरें बनवाई, जैसे यमुना नहर, इसको शाहजहां ने बनवाया था। 150 किलोमीटर के आसपास यह हमको दिखती है। दूसरी फिरोज शाह की नहर, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था अकबर ने और यह भी लगभग 240 किलोमीटर है। तीसरी शहाब नहर, जो हिसार तक हमको मिलती है, लगभग 100 से 150 किलोमीटर की है। फिर पंजाब में कई छोटी नहरें बनवाई गई जो मुख्यतः औरंगजेब के समय में विकसित हुई और इनकी लंबाई भी लगभग 50 से 100 किलोमीटर हमको मिलती है। यानी कुल मिलाकर लगभग 5 से 7 प्रमुख नहरें बनवाई गई, इनकी कुल लंबाई लगभग 500 से 700 किलोमीटर हमको दिखती है। यह नहरें उत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसकी सिंचाई व्यवस्था के लिए उपयोग में आती थी। अब हम बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर हमको मिलती है तुंगभद्रा नहर, जिसको विजयनगर साम्राज्य ने बनाया था। यह 20 से 30 किलोमीटर तक हमको
दिखती है। कावेरी डेल्टा नहरें जिनको नायकों ने बनवाया था और यह 200 से 300 किलोमीटर की हमको दिखती है। मैसूर की नहरें जिसको टीपू सुल्तान ने बनवाया था, यह लगभग 50 से 100 किलोमीटर की हमको दिखती हैं। कृष्णा नदी नहरें जिसको विजयनगर और नायकों ने बनवाया था, यह लगभग 50 से 100 किलोमीटर की है। इसके साथ साथ तमिलनाडु के क्षेत्र में कई छोटी छोटी नहरें भी हमको मिलती है जो लगभग 100 से 150 किलोमीटर की हमको दिखती है। यहाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम कंपैरिजन कर रहे हैं जिस समय मुगल साम्राज्य था उत्तर भारत में, उसी समय जो दक्षिण भारत के शासक हैं वह किस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं। इससे होगा यह कि हम सही तरीके से कंपैरिजन कर पाएंगे क्योंकि हम एक ही समय काल की बात कर रहे होंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहाँ पर लगभग 10 से 15 नहरें बनाई जाती हैं जिनकी कुल लंबाई 500 से 700 किलोमीटर है। यानी नहरों की संख्या के आधार पर दक्षिण भारत में ज्यादा नहरें बनवाई जाती हैं। तो अगर हम सड़कों को देखें तो मुगल काल में लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की सड़कें, वहीं दक्षिण भारत में 1500 से 2000 किलोमीटर की सड़कें बनवाई जाती हैं। नहरों की बात करें तो मुगल साम्राज्य में लगभग 500 से 700 किलोमीटर की नहरें और दक्षिण भारत में भी लगभग इतनी ही नहरें बनवाई जाती हैं, लेकिन संख्या के मामले में दक्षिण भारत आगे है। तो सड़कें ज्यादा किसने बनवाई? मुगलों ने। नहरें ज्यादा किसने बनवाई? दक्षिण के शासकों ने। लेकिन अब हमको इसको थोड़ा डीप डाउन जाके कंपैरिजन करना होगा। डीप डाउन कैसे? हमको यह समझना होगा कि मुगलों के पास कितने संसाधन थे, हमको यह समझना होगा दक्षिण भारत के पास कितने संसाधन थे। जब हम ऊपर से ही देखते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हमको दिखता है कि मुगल साम्राज्य के पास निश्चित रूप से दक्षिण भारतीय राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन थे, लेकिन आंकड़ों के आधार पर इन्हें हम देखते हैं। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर यानी औरंगजेब के समय लगभग भारत के 90% हिस्से को नियंत्रित करता है। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय में वार्षिक कर संग्रह यानी टैक्स कलेक्शन लगभग 100 मिलियन रुपए का होता था, जो उस समय की सबसे बड़ी आय थी। उनके पास बंगाल, गुजरात जैसे व्यापारिक केंद्र और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण था। औरंगजेब के समय में यह और भी बढ़ गया था। इसकी तुलना में दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य का या नायकों का क्षेत्र और कर संग्रह बहुत छोटा था। उदाहरण के लिए विजयनगर का वार्षिक राजस्व कुछ मिलियन रुपए ही था, वहीं मुगल साम्राज्य का जो संग्रह है वह लगभग 100 मिलियन रुपए था। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य की जनसंख्या 150 मिलियन तक थी, यानी हम बात कर रहे हैं 1700 ईस्वी की। वहीं जो दक्षिण भारत की जनसंख्या है वह लगभग 20 से 30 मिलियन हमको दिखती है। यानी मुगलों के पास सड़कों और नहरों के लिए ज्यादा श्रम उपलब्ध था और उसके साथ साथ ज्यादा पूंजी भी उपलब्ध थी। मुगलों ने जब्ती प्रणाली जिसके माध्यम से कृषि कर वसूला जाता था अपनी निश्चित आय सुनिश्चित की। मुगल बंगाल, गुजरात और दिल्ली जैसे व्यापारिक केंद्रों को नियंत्रित करते थे। बंगाल अकेले विश्व जीडीपी का 12% योगदान देता था और इस बात की चर्चा हिरिन मुसवी अपनी किताब इकोनॉमी ऑफ मुगल एम्पायर में करते हैं। यूरोप और मध्य एशिया से चांदी का आयात उनके खजाने को भर रहा था। वहीं जो दक्षिण में विजयनगर और नायक समुदाय है वह मसालों और कपड़ों का व्यापार कर रहा था, लेकिन उनका पैमाना मुगलों से बहुत छोटा था। मुगलों के पास एक केंद्रीकृत सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें सड़कों और नहरों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। दक्षिण में शासक ज्यादातर स्थानीय और स्वतंत्र थे, जिससे किसी बड़े संगठन का निर्माण नहीं हो सका। केंद्रीकृत शासन, जब्ती प्रणाली, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यह सब कुछ मुगल साम्राज्य के पास था और इसने एक बड़ी क्षमता प्रदान की मुगल साम्राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। दक्षिण भारत के राजाओं के पास, जिसमें विजयनगर शासक, नायक और टीपू सुल्तान, इनके पास सीमित संसाधन थे। इनका क्षेत्र भी सीमित था, यानी दक्षिण भारत का भी लगभग 20 से 30% हिस्सा ही इन शासकों के पास था। इनकी जनसंख्या भी 20 से 30 मिलियन थी और इनका कर संग्रह वह भी कुछ मिलियन ही था। उस समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र हम्पी, जो अपने सोने के लिए बहुत फेमस था, मसालों के लिए फेमस था, और कावेरी का क्षेत्र जो अपने कृषि उत्पाद के लिए काफी
फेमस था। कावेरी और तुंगभद्रा नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ से कृषि उत्पाद अच्छा होता था। जो तटीय व्यापार है उस पर विजयनगर साम्राज्य का काफी अधिकार था, लेकिन मुगल साम्राज्य की तुलना में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वह दक्षिण भारत के शासकों के पास कम दिखता है। दक्षिण भारतीय राजाओं के पास संसाधन सीमित थे, लेकिन वे अपने क्षेत्र के लिए प्रभावी थे। विजयनगर के पास सोने की खदानें थी जो हम्पी में थी और मसाले थे, लेकिन उनका क्षेत्र मुगलों से बहुत छोटा था। नायकों और टीपू सुल्तान के पास स्थानीय संसाधन थे जैसे कावेरी नदी का क्षेत्र, लेकिन वह भी छोटा था। जनशक्ति के मामले में भी उनकी जनसंख्या और श्रम बल दोनों मुगलों से कम था, जिसके कारण भी वह बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। दक्षिण की अर्थव्यवस्था जो कृषि और स्थानीय व्यापार पर टिकी थी वह भी मुगलों की तुलना में काफी कमजोर थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मुगल काफी आगे थे। कुल मिलाकर मुगलों के पास ज्यादा शक्ति और ज्यादा क्षमता थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से कम योगदान दिया, जबकि दक्षिण भारतीय राजाओं ने अपनी सीमित क्षमता से ज्यादा योगदान दिया। मुगलों का ध्यान सड़कों, किलों, शाही भवनों जैसे ताजमहल पर ज्यादा था जो उनकी शक्ति और वैभव दिखाते थे। नहरों और दीर्घकालीन बुनियादी ढांचे पर कम निवेश हुआ। उदाहरण के लिए अकबर ने सड़कें बनवाई, लेकिन नहरें सीमित थी। शाहजहां ने शाही इमारतों पर खूब खर्च किया, लेकिन सड़कों और नहरों के निर्माण पर कम खर्च किया। मुगलों की केंद्रीकृत व्यवस्था ने बड़े प्रोजेक्टों किए, लेकिन स्थानीय जरूरतों को नजरअंदाज किया। उत्तर भारत के सूखे क्षेत्र में नहरें कम बनी, जिससे कृषि का विकास सीमित रहा। उनके पास धन बहुत था। 1700 में विश्व जीडीपी का 24.4%, लेकिन यह हरम, सेना और विलासिता पर खर्च हुआ। इसका एक हिस्सा ही सड़कों और नहरों में इन्वेस्ट किया गया। इतिहासकार मानते हैं मुगलों ने अपनी क्षमता का लगभग 70 से 80% ही उपयोग किया, जबकि दक्षिण भारत के शासकों ने अपनी क्षमता का 90 से 100% तक इस्तेमाल किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। मुगलों के पास मौका था कि वह भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते थे, लेकिन उनकी नीतियों में दूरदर्शिता की कमी थी और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। दक्षिण भारत के राजाओं के पास संसाधन कम थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग बहुत ही समझदारी से किया। उन्होंने स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखा। दक्षिण में कावेरी और तुंगभद्रा जैसी नदियां थी और वहाँ के राजाओं, जिसमें विजयनगर, नायक और टीपू प्रमुख थे, उन्होंने छोटी लेकिन प्रभावशाली नहरें बनवाई। इससे उनकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। उनकी 10 से 15 नहरों ने कावेरी डेल्टा को चावल का भंडार बना दिया। यह उनकी सीमित जनशक्ति और धन के बावजूद एक बड़ी उपलब्धि थी। उनकी सड़कें भले ही कच्ची थी, लेकिन स्थानीय व्यापार और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देती थी। विजयनगर ने मसालों और सोने के व्यापार से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। यहाँ एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, दक्षिण के राजा मुगलों के हमले लगातार झेल रहे थे, लेकिन इनके बावजूद भी अपने क्षेत्र में विकास करते रहे। नायकों और टीपू ने छोटे संसाधनों से भी प्रभावशाली साम्राज्य का विकास किया। यानी दक्षिण के राजाओं ने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपनी सीमित सीमाओं के बावजूद अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाया। लेकिन यह सब कुछ क्यों हुआ? मुगलों ने अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली पर खूब खर्च किया, जबकि दक्षिण भारत के राजाओं ने अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली पर कम खर्च किया। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जो उनकी क्षमता और योगदानों के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। आइए ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इनकी चर्चा करते हैं। मुगल साम्राज्य अपनी शाही जीवन शैली और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास विशाल संसाधन थे और इसका बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत और शाही खर्चों पर खर्च किया गया था। जैसे आईने अकबरी के अनुसार अकबर के हरम में सैकड़ों पत्नियां और दासियां थी, जिनके लिए अलग अलग महल, गहने और रख रखाव पर भारी खर्च होता था। जहांगीर और शाहजहां के समय यह खर्च तो और बढ़ गया। हरम के लिए सोनी चांदी के गहने, रेशमी कपड़े और विदेशी इत्र पर लाखों रुपए खर्च होते थे। शाहजहां ने ताजमहल पर ही लगभग 32 मिलियन रुपए, जो कि उस समय थे, खर्च किए। आज की डेट में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यह अरबों रुपए होगा। आगरा का किला, लाल किला, फतेहपुर सिकरी जैसे निर्माण भी बेहद महंगे थे। इन स्मारकों में संगमरमर, सोना, कीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जो उनकी व्यक्तिगत शान और प्रेम को दर्शाता था। मुगल दरबार में भव्य उत्सव, शिकार के आयोजन
और दावतें होती थी। जहांगीर ने तो अपने समय काल में शराब और अफीम पर भी खूब खर्च किया। अकबरनामा में लिखा है कि अकबर ने अपने जन्मदिन पर हजारों लोगों का भोज आयोजित किया, उनको शाही उपहार दिए और अपने शाही वैभव का खूब प्रदर्शन किया। मुगलों ने अपनी सेना और व्यक्तिगत अंगरक्षकों पर भी खूब खर्च किया। उदाहरण के लिए औरंगजेब की सेना में 2 लाख सैनिक थे, जिनका वेतन और हथियार बहुत महंगे थे। इतिहासकार इरफान हबीब अपनी किताब द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया में लिखते हैं कि मुगल राजस्व का 20 से 30% हिस्सा शाही परिवार, हरम और व्यक्तिगत विलासिता पर खर्च होता था। यह लाखों रुपए सालाना था, क्योंकि उनकी कुल आय लगभग 100 मिलियन रुपए थी, यानी 20 से 30 मिलियन रुपए हर साल शाही खर्च के रूप में किया जाता था। इनकी तुलना अगर हम दक्षिण भारत के शासकों से करें तो दक्षिण भारतीय राजा अपनी जीवन शैली में अपेक्षाकृत सादगी और क्षेत्रीय जरूरतों पर ध्यान देते थे। उनके संसाधन कम थे और वह इसे ज्यादा जनहित में लगाते थे। विजयनगर के राजा जैसे कृष्णदेव राय और नायकों के पास भी शाही महल थे। उनकी भी पत्नियां थी, उनकी भी दासियां थी, लेकिन उनकी संख्या और उनके खर्च मुगलों से बहुत कम थे। इसके साथ ही जो गहने और कपड़े इस्तेमाल होते थे वह स्थानीय स्तर पर बने होते थे। इनको विदेशों से नहीं मंगाया जाता था। विजयनगर में भी बड़े महल बनाए गए थे। हम्पी के महल बहुत फेमस है, लेकिन वे शाही विलासिता से ज्यादा प्रशासनिक केंद्र थे। इनमें स्थानीय पत्थरों का उपयोग हुआ है, न कि संगमरमर या सोने का। नायकों ने मदुरै में मीनाक्षी मंदिर जैसे धार्मिक निर्माण करवाए, जो जनता के लिए थे, न कि व्यक्तिगत शान के लिए। श्रीरंगपट्टनम में स्थित टीपू सुल्तान का महल भी सादगी और सैन्य उपयोग के लिए बनवाया गया था। दक्षिण के राजाओं ने भी धार्मिक उत्सव किए, लेकिन यह जनता के साथ साझा होते थे, यानी धार्मिक उत्सवों पर किए जाने वाला जो खर्च है उसका एक बड़ा हिस्सा जनता को मिलता था। वहीं मुगल साम्राज्य में जो शाही आयोजन होते थे उनका ज्यादा लाभ शाही परिवार को मिलता था। दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय ने अपनी आत्मकथा अमुक्त माल्यद में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि एक राजा को सादगी के साथ जीवन जीना चाहिए और जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए। टीपू सुल्तान ने भी अपने संसाधन ज्यादातर युद्ध और तकनीकी के विकास पर खर्च किया। व्यक्तिगत विलासिता पर उन्होंने बहुत सीमित खर्च किया। दक्षिणी राजाओं की सेना छोटी थी, जैसे विजयनगर के पास लगभग 50,000 की सेना, टीपू के पास लगभग 30,000 की सेना, और उसका खर्च भी मुगलों से बहुत कम था। यह सेना रक्षा के लिए जरूरी थी, न कि शान के लिए। अब ध्यान रखेंगे, मुगल साम्राज्य में सेना का एक बड़ा हिस्सा शाही व्यवस्थाओं के लिए था। इतिहासकार ए.के. सिन्हा अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में लिखते हैं कि दक्षिण के राजाओं का व्यक्तिगत खर्च उनके कुल राजस्व का 10 से 15% था, वहीं मुगल साम्राज्य में यह 20 से 30% था। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि मुगल साम्राज्य की जो कुल आय है वह लगभग 100 मिलियन थी, यानी 20 मिलियन के आसपास मुगल साम्राज्य शाही खर्च के रूप में खर्च करता था। वहीं जो दक्षिण का साम्राज्य है वह 10 मिलियन से भी कम राजस्व का संग्रह करता था, यानी दक्षिण का जो शाही खर्च है वह लगभग 1 से 2 मिलियन है और मुगल साम्राज्य का शाही खर्च लगभग 30 मिलियन के आसपास है, यानी 30 गुना ज्यादा। लेकिन अब हम यह समझे यह आय आती कहां से थी। आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर की जब्त प्रणाली ने किसानों से उसकी उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में ले लिया था। यह कर आम लोगों के लिए बहुत भारी था और इसका ज्यादातर हिस्सा शाही खजाने में जाता था। इससे उनका विकास नहीं किया जाता था। औरंगजेब ने जजिया जैसी व्यवस्था लागू की, जिससे गैर मुस्लिम जनता पर इस कर का बोझ और बढ़ गया। दक्षिण के राजाओं का शासन स्थानीय था, जिससे वे अपनी जनता की जरूरतों को बेहतर समझते थे। टीपू सुल्तान ने अपने क्षेत्र में किसानों को कर में छूट दी। युद्ध के समय भी उनकी रक्षा की कोशिश की। नायकों ने भी गांव में पानी और सड़कों की व्यवस्था की। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि मुगल अपनी शक्ति और संसाधनों के बावजूद भी आम जनता की भलाई में पीछे रहे, क्योंकि उनका फोकस व्यक्तिगत वैभव और साम्राज्य की शान पर था। उनकी नीतियां जीडीपी बढ़ाने में सफल रही, लेकिन यह समृद्धि जनता तक नहीं पहुंची। दूसरी ओर दक्षिण भारतीय राजाओं ने अपनी सीमित शक्ति को जनता के हित में लगाया। उनकी नहरें और स्थानीय प्रयास उनके नगरों के लिए ज्यादा फायदेमंद थी।
मुगल शासन व्यवस्था की इस नीति का परिणाम हमको धीरे धीरे दिखने लगता है। भारत की जीडीपी लगातार कमजोर होती रहती है और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद मराठों, सिखों और ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय से आर्थिक स्थिरता खत्म हो गई। मुगलों का व्यक्तिगत खर्च और युद्धों ने भारत के खजाने को खाली कर दिया था। 1820 के आते आते भारत की जीडीपी केवल 16% रह गई, जो कभी विश्व जीडीपी की एक चौथाई हुआ करता था। स्टीफन ब्रॉडबेरी और विष्णुप्रिया गुप्ता अपनी किताब इंडिया एंड द ग्रेट डाइवर्जेंस में लिखते हैं कि 1600 से लेकर 1871 तक भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगातार गिरती रही। यहाँ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जीडीपी का जो कुल आंकड़ा है उसमें वृद्धि हुई थी मुगल साम्राज्य के दौरान, लेकिन ज्यादा वृद्धि हुई थी शाही परिवार में, यानी जो आम जनता है वह और ज्यादा गरीब हो गई और जो गरीबी और अमीरी का अंतर है वह मुगल साम्राज्य के दौरान अपने चरम पर पहुंच चुका था। अमीरों के पास बहुत धन था और गरीबों के पास कुछ नहीं था। उनकी चलती प्रणाली जिसने उनकी उपज का 1/3 हिस्सा छीन लिया और औरंगजेब की जजिया जैसी नीतियों ने किसानों को गरीब बना दिया। इरफान हबीब अपनी किताब द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया में लिखते हैं कि किसानों की आय नहीं बढ़ी जबकि शाही खजाना लगातार बढ़ता रहा। अब हम जरा समझें कि मुगल और ब्रिटिशों में क्या समानता थी। जैसे ब्रिटिश ने भारत के संसाधनों, कपड़ा और चाय को खूब लूटा, उनको ब्रिटेन भेजा, वैसे ही मुगलों ने कर और व्यापार से धन अपने शाही खजाने में डाला। दोनों ने जनता की भलाई को नजरअंदाज किया। ब्रिटिश ने उद्योग नष्ट किए जिसमें हथकरघा सबसे फेमस था। मुगलों ने किसानों पर भारी कर लगाया। दोनों ने ही आम जनता को गरीब बनाया। ब्रिटिश ने भारत से सोना चांदी लूटा और अपनी जीवन शैली लंदन में बनाई। लंदन में बड़े महल खड़े किए गए। वहीं मुगलों ने भी भारत से होने वाली कर की आय को ताजमहल जैसे बड़े निर्माणों पर, हरम पर और दरबार के शाही खर्चों पर व्यय किया। दोनों ने, अंग्रेजों ने भी और मुगलों ने भी जनता से धन लिया लेकिन जनता के लिए खर्च नहीं किया। और यहाँ तक मुगलों ने जो भारतीय समाज को कमजोर किया उसका लाभ अंग्रेजों को मिला। अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा और 1947 आते आते भारत की जीडीपी 4% रह गई। लेकिन इसको करने का आधार मुगलों ने तैयार किया था। मुगलों ने इस पतन की शुरुआत की थी। उन्होंने जनता को कभी भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया था और उसका प्रभाव यह दिखता है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो भारतीय जनता इतनी कमजोर थी वह अंग्रेजों का विद्रोह नहीं कर सकी और अंग्रेजों ने भारतीय समाज को खूब लूटा। मुगल भारत की जीडीपी के विनाशक थे क्योंकि उनकी व्यक्तिगत हितों पर प्राथमिकता और जनता की उपेक्षा ने आर्थिक नींव को कमजोर कर दिया। हालांकि वह अंग्रेजों की तरह पूरी तरह से लुटेरे नहीं थे। उन्होंने कुछ निर्माण और कुछ समृद्धि भी की भारतीय समाज में, लेकिन उनकी नीतियां स्वार्थी थी। अंग्रेजों ने इसी लूट को अपने चरम पर पहुंचाया जिसका रास्ता मुगलों ने तैयार किया था। दोनों ने आम जनता की परवाह नहीं की जिससे भारत की जीडीपी और लोगों की हालत खराब हो गई। लेकिन एक चर्चा हमने पहले की थी। मुगलों ने उत्तर भारत में बहुत सारी सड़कें बनवाई थी और उन सड़कों का उपयोग भारतीय समाज तो कर रहा था, तो यह तो एक बड़ा योगदान था। इसे भी हमें समझना होगा। मुगलों ने अपने शासनकाल में लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की सड़कें बनवाई थी, लेकिन इनका प्राथमिक उद्देश्य सैन्य और प्रशासनिक था। जैसे आगरा लाहौर मार्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था, लेकिन यह निर्माण इसलिए हुआ था कि पंजाब के क्षेत्र तक उनकी सेना तेजी से पहुंच सके, यानी यह सड़कें विद्रोहों को दबाने और साम्राज्य को जोड़ने के लिए थी। इसी तरह से दिल्ली कश्मीर मार्ग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। यह मार्ग भी सैन्य अभियानों और कश्मीर के नियंत्रण के लिए
बनाया गया था। अकबरनामा में लिखा है कि अकबर ने कोस मीनार यानी हर 3 किलोमीटर पर निशान बनवाए। यह भी इसीलिए बनवाया गया था जिससे उनकी सेना की आवाजाही आसान हो सके। इन सड़कों ने मुगलों की हमले की दक्षता को बढ़ा दिया। इसका उदाहरण 1568 में चित्तौड़ पर हुआ हमला, 1569 में रणथंभौर पर हुआ हमला दिखाता है। इन अभियानों में इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल किया गया, तेजी से सेना किलों तक पहुंची और इन क्षेत्रों पर हमला कर सकी। गोस ओम्मस अपनी किताब मुगल वेलफेयर में लिखते हैं कि मुगलों ने इन सड़कों का निर्माण रसद, जिसमें हथियार और भोजन सबसे प्रमुख था, उनको पहुंचाने के लिए किया था। औरंगजेब ने दक्षिण में मराठों के खिलाफ अभियान चलाए, वहां पर भी इन सड़कों ने काम किया। इन सड़कों ने उसकी सेना को तेजी से वहां पहुंचाया, लेकिन इन्हीं सड़कों ने जनता का भी विनाश किया। हालांकि इन सड़कों से व्यापार बढ़ा, जैसे बंगाल से निर्यात बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन इस निर्यात का भी जो लाभ है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा शाही खजाने में चला गया और शाही खजाने से एक बहुत बड़ा हिस्सा शाही खर्च में चला गया। कुल मिलाकर जो आम जनता है उसे रोजगार और सुविधाएं कम मिली, लेकिन कर का बोझ आम जनता ने खूब झेला। इन सड़कों का रखरखाव भी शाही जरूरतों के हिसाब से होता था। इन सड़कों के माध्यम से गांवों को नहीं जोड़ा गया। इस बात को आप और अच्छे तरीके से समझने के लिए भारत में रेलवे के हुए विकास को देखकर समझ पाएंगे। अंग्रेजों ने भारत पे रेलवे का जाल बिछाया। 1853 से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसका मकसद कभी भी जनता की भलाई नहीं था। यह जनता के शोषण और शासन का आधार था। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने रेलवे के विकास को बहुत तेजी से बढ़ाया, लेकिन उनका लक्ष्य रेलवे का इस्तेमाल कर विद्रोहों को दबाना था। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली से कोलकाता तक या कलकत्ता तक रेलवे का विकास किया गया था, लेकिन इसका लक्ष्य सैन्य गतिविधियों के लिए था। इतिहासकार डैनियल एड्रिक अपनी किताब द टूल ऑफ एम्पायर में लिखते हैं, रेल ने ब्रिटिश सेना को तेजी से भारत के कोने कोने में पहुंचाया। रेलवे ने कच्चे माल जिसमें कपास और जूट, इनको बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचाया। वहां से यह ब्रिटेन गया। ब्रिटेन से तैयार माल इसी रेलवे के माध्यम से तेजी से भारतीय बाजारों तक पहुंचा और इसने भारतीय हथकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया। रेलवे का किराया भी काफी महंगा था। आम जनता ने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया, यानी रेलवे पूरी तरीके से ब्रिटिश व्यापारियों और भारत के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए था। जनता ने इसका सीमित लाभ उठाया। रेलवे ने व्यापार और यात्रा को सुगम बनाया, लेकिन इसका खर्च भारत के करों से ही वसूला गया था। आम लोगों की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती रही, क्योंकि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन चला गया और इसका परिणाम यह हुआ कि 1947 तक भारत की जीडीपी केवल 4% रह गई। यह परिणाम था अंग्रेजों के शोषण का, जिसका रास्ता तैयार किया था मुगलों ने। अब आप कंपैरिजन से समझ सकते हैं, मुगलों ने और अंग्रेजों ने दोनों ने सड़कें और रेल बिछाई। मुगलों ने सड़कें, अंग्रेजों ने रेल, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। लेकिन इसका लक्ष्य यह था कि उनकी सेना तेजी से हमला कर सके और क्षेत्रीय नियंत्रण को बनाए रख सके। मुगलों ने चित्तौड़ पर हमला किया, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचला। दोनों ने जनता की उपेक्षा की। जनता को इन निर्माणों से कुछ लाभ तो मिला, लेकिन यह उनका लक्ष्य नहीं था। दोनों ने जनता से कर वसूला और उसको अपने हितों में खर्च किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भले ही भारत को ज्यादा लूटा, लेकिन इस लूट का पूरा रास्ता मुगलों ने तैयार किया था। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था, उनकी नीतियों के विषय में ठीक से समझने में आसानी हुई होगी। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।